हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आप सभी ने मॉर्निंग से बहुत से आर्टिकल देखे होंगे जिसमें पाकिस्तान के द्वारा भारत को धमकी दी जा रही है। आइए इस वीडियो में मिल करके समझते हैं कि पाकिस्तान का डीजीआईएसपीआर क्या है, साथ ही साथ पाकिस्तान के द्वारा क्या कहा गया है। और एक वर्ड बहुत चर्चा में है जिसे कह रहे हैं लॉबिंग। इन डिटेल समझेंगे कि लॉबिंग क्या है। और एक पॉइंट आपने नोटिस किया होगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत कहीं ना कहीं नैरेटिव वारफेयर में पीछे रह गया। तो इन डिटेल समझेंगे कि नैरेटिव वारफेयर क्या है। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी को लगातार ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीबोगरीब सार्वजनिक बयान से होती है। मजा ना कराया तो पैसे वापस। जी हाँ, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन डीजीआईएसपीआर के हैं। सोचिए, एक सेना का अधिकारी ऐसी बात कह रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से पाकिस्तान को इस तरह की धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी? इस अजीबोगरीब मिलिट्री थ्रेट के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए इसे ही डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बयान आखिर दिया किस कॉन्टेक्स्ट में गया था। देखिए, ये जो डीजीआईएसपीआर है, ये असल में पाकिस्तानी सेना की ऑफिशियल मीडिया विंग है। मतलब सेना की तरफ से जो भी कहा जाता है वो इन्हीं के जरिए कहा जाता है। और ये धमकी सिर्फ भारत के लिए नहीं थी, ये भारत और अफगानिस्तान दोनों को टारगेट करके दी गई थी। साफ साफ इशारा था एक टू फ्रंट वॉर, यानी दो मोर्चों पर युद्ध का। लेकिन इस पूरी बहादुरी और धमकी के पीछे एक गहरा डर भी छिपा हुआ है। चलिए उसे समझते हैं। यहां से मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। पाकिस्तान को एक डर हमेशा से सताता रहा है, टू फ्रंट वॉर का। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। उनका जो सहयोगी है चीन, वो ऐतिहासिक रूप से सैन्य लड़ाइयों में सीधा हाथ नहीं डालता, जैसा कि हमने 1971 में भी देखा था। और रही सही कसर, हाल के ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी कर दी, जिसने इस डर को और कई गुना बढ़ा दिया। दरअसल पाकिस्तानी लीडरशिप को ये लग रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका है, खत्म नहीं किया। उनके लिए ये एक लटकती हुई तलवार की तरह है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, जो दिखाता है कि पाकिस्तान पब्लिक में क्या कहता है और असल में पर्दे के पीछे क्या करता है। तो देखिए, दुनिया के सामने पाकिस्तान बहुत आक्रामक बयान दे रहा था, अपनी ताकत दिखा रहा था। लेकिन पर्दे के पीछे उसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चुपचाप अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। उन्हें ये डर सता रहा था कि भारत हमले फिर से शुरू कर सकता है, और उन्हें लगा कि अब सिर्फ अमेरिकी दखल ही उन्हें बचा सकता है। अब सवाल ये कि ये सारी बातें बाहर कैसे आई? तो देखिए, अमेरिका में फारा नाम का एक कानून है। इसके तहत अगर कोई लॉबिंग फर्म किसी दूसरे देश के लिए काम करती है तो उसे अपनी सारी एक्टिविटीज का खुलासा करना पड़ता है। और इन्हीं पब्लिक डॉक्यूमेंट से पाकिस्तान के इस छिपे हुए डर का पर्दाफाश हो गया। लेकिन बात सिर्फ मदद मांगने तक सीमित नहीं थी। इसके साथ ही पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नैरेटिव वॉरफेयर भी चला रहा था। और ये बात तो और भी चौंकाने वाली है कि जिस वक्त पाकिस्तान खुद एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस वक्त वो अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स पर लाखों डॉलर्स खर्च कर रहा था। तो ये पूरा खेल खेला कैसे गया? उन्होंने बड़ी बड़ी अमेरिकी लॉबिंग फर्म्स को हायर किया। उनका काम था द न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे टॉप मीडिया हाउस के पत्रकारों तक पहुंचना। मकसद साफ था, जब भी ऑपरेशन सिंदूर पर कोई खबर छपे तो उसमें पाकिस्तान का पक्ष भी मजबूती से रखा जाए, ताकि एक ऐसा नैरेटिव बने जो अमेरिकी पॉलिसी को पाकिस्तान के हक में प्रभावित कर सके। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, आखिर अमेरिका पाकिस्तान की बात क्यों सुनेगा? वो इस मामले में दखल क्यों देगा? और यहीं पे जियोपॉलिटिक्स का असली खेल शुरू होता है। ये एक तरह का सौदा था। पाकिस्तान ने मदद के बदले अमेरिका को जरूरी मिनरल्स तक पहुंच, द्विपक्षीय सहयोग और निवेश जैसी चीजें ऑफर की। और अमेरिका के लिए पाकिस्तान इस इलाके में एक अहम स्ट्रेटेजिक एसेट है, खासतौर पर ईरान को बैलेंस करने और रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये हमें आज के ज़माने की लड़ाइयों के बारे में क्या बताता है? तो जिस अजीब बयान से हमने ये कहानी शुरू की थी, मज़ा न कराया तो पैसे वापस, वो सिर्फ हवा में बोला गया एक ताना नहीं था। ये एक बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन वॉर का हिस्सा था।
दुनिया के सामने एक खास तरह की इमेज बनाने की एक सोची समझी कोशिश थी। और ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। 21वीं सदी की लड़ाइयों में जहां इन्फॉर्मेशन खुद एक हथियार है, क्या कहानी गढ़ने की ताकत यानी कि नैरेटिव असल मिलिट्री ताकत से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है? दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।